ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग कृपया अपनी वीडियोस में आ जाइए, तो बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटे का ये सेशन है जिसमें हम एक दूसरे के साथ कुछ बातचीत करेंगे केमिकल फार्मिंग और उसके इल इफेक्ट्स पे और प्राकृतिक खेती की खूबियों पे। तो मैं आपसे अभिवादन करूंगी कि सब लोग अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए और हमारे साथ इस सेशन में बने रहिए। आज हमारे साथ में संदीप चौधरी जी हैं और हमारे साथ दिनेश गुज्जर जी हैं जो इस सेशन को अभी ज्वाइन करेंगे। ये दोनों ही बहुत विख्यात अपने फील्ड में, नेचुरल फार्मिंग की फील्ड में फार्मर्स हैं। और दिनेश गुज्जर जी को अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर के साथ। और संदीप जी जो है कॉर्पोरेट में काम करते थे, उन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के प्राकृतिक खेती अपनाई है। और बहुत ही एक सुंदर उनके साथ वार्तालाप रहेगा। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम आपके साथ बातचीत करेंगे और बताएंगे कि ये जो आयोजन किया है, ये दो संस्थाओं ने मिलकर किया है। थाइना हेल्दी नेचुरली, जिसको संचित ने, जो उसके फाउंडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। और डेटा साइंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन और बाय पैशन मैं कहूंगी। ये एक एग्रीप्रेन्योर हैं। इन्होंने भी पिछले 5 साल से अपना इंजीनियरिंग का काम तो खैर चालू रखा ही है, फिर उसके साथ में एक नया पैशन जोड़ा है जीवन में, जो है प्राकृतिक खेती के बारे में जानना और उस पर काम करना। और आज ये न्यूट्रिशन वीक का जो कॉन्सेप्ट, इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़े कि प्राकृतिक खेती और करनी क्यों चाहिए और साथ में कंज्यूमर्स को प्राकृतिक क्यों खाना चाहिए। इसके लिए हमने ये 7 दिन का सेशन रखा है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स लिए गए हैं और अलग अलग टॉपिक्स को डिलीवर करने के लिए हमने बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज को बुलाया है। कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है, जो उन्होंने अपने जीवन में जब लागू किया है प्राकृतिक खेती को, तो उससे उनके खुद के जो डिजीजेस थे वो भी रिवर्स हुए हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे आगे के कुछ सेशंस के अंदर। और दूसरी संस्था जो इसके साथ जुड़ी है वो व्यक्तित्व फाउंडेशन है। व्यक्तित्व फाउंडेशन को मैंने कुछ 1 साल पहले स्टार्ट किया था। मैं भी इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन में और संचित सेन ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये कुछ आई थिंक 12 साल पहले की बात है। और मैंने भी सोचा कि कुछ इस फील्ड में किया जाए। फील्ड है एजुकेशन, एम्पावरमेंट, एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर, जिसके ऊपर व्यक्तित्व फाउंडेशन काम करता है। और इसके बारे में भी हम आगे कुछ सेशंस में और बातचीत करेंगे। मुख्य तरह अगर हम देखें तो आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी पीछे रह गई हैं। और बाकी डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे की कॉस्ट पे आगे बढ़ रहा है ना। तो हमारा बस यही मकसद है कि दोनों चीजें साथ में हो और उसमें युवा, हमारे जैसे युवा आगे जुड़े और सभी लोग जुड़े और इसको आगे बढ़ाएं। तो यही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी और मैं इनवाइट करना चाहूंगी, आई थिंक हमारे साथ दिनेश जी भी जुड़े हैं। दिनेश जी आप हैं एक बार? दिनेश जी का आई थिंक दिनेश जी जुड़ कनेक्ट गए नहीं हैं हुआ। हमारे साथ। आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए दिनेश जी। नहीं, उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। केजिया आप उनको हेल्प करेंगे थोड़ा सा? आपको ग्रुप पे एक बार डिटेल्स दे देते हैं। संचित भी कॉल कर रहे हैं शायद, है ना? तो दिनेश जी हैं और साथ में संदीप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिमाचल से। और हम इस सेशन में ऐसा इसको रखेंगे कि पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे अपने फार्मर्स से, उनकी लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में, नेचुरल फार्मिंग के बारे में।
और उसके बाद हम फोरम ओपन करेंगे आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के लिए और फीडबैक्स के लिए। तो कैसे हैं सब लोग? वैसे फ्राइडे इवनिंग है पर फिर भी आप सब लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये देख के हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि हम भी पहला ही एक इनिशिएटिव कर रहे हैं वेब सीरीज का। और बहुत अच्छा लग रहा है, कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो थम्स अप करके आप बता सकते हैं अच्छा लग रहा है। हाँ, यस, नो। हाँ, थैंक यू संदीप जी, थैंक यू कृष्ण जी, वीर जी, थैंक्स भूमिका, शीतल, तरुण, थैंक यू। तो जब तक दिनेश जी हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं पहला क्वेश्चन जो है वो संदीप जी से करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना कॉर्पोरेट करियर छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपनाया और अभी हिमाचल में ये कार्यरत हैं और प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं। तो संदीप जी, आप अपने आप को म्यूट करिएगा और आप थोड़ा सा ये बताइएगा कि आपकी व्यक्तिगत यात्रा जो है वो एक तो कैसे शुरू हुई, और आपको किस चीज ने प्रेरित किया कि आप प्राकृतिक खेती को अपनाएं और इसको जीवन में ढालें। जैसे कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज, जैसे कि हम लोग पिछले 13-14 साल से कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, पर बहुत डिफिकल्ट होता है आज की डेट में मिट्टी से जुड़ के मिट्टी में काम करना, वो भी फिजिकल एफर्ट इतना करना। या आपने कैसे सोचा, तो इसके बारे में जरूर आप हम हम सबको बताएं। शुक्रिया अरुणिमा जी। हुआ ये कि मतलब सब कुछ सीख चल रहा था, अचानक से एक दिन मतलब आई गॉट इल, और मैं डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर कहता आपका खान पान ठीक नहीं। एंड आई वर लाइक मतलब कैसे? तो फिर मुझे पता लगा कि हम लोग जो खा रहे हैं वो केमिकल खा रहे हैं, सिर्फ खाना नहीं खा रहे। तो वहां से मुझे लगा कि जब मैं मतलब बीइंग एजुकेटेड ये सब कर रहा हूँ, मतलब ये सब मेरे साथ हो सकता है तो किसी और के साथ भी हो सकता है। देन आई डिसाइडेड कि मतलब कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन मैं खुद से कुछ करना शुरू करूंगा। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई क्विट माई जॉब। हाँ, बहुत हेस्ट डिसीजन था एकदम से। मतलब फैमिली पर लाइक तुम अच्छा अर्न कर रहे हो, कैरियर के पीक पे हो एक तरह से, और तुम अचानक से सब कुछ छोड़ रहे हो। तो मुझे था कि नेचर हमें बहुत कुछ दे रहा है, तो क्यों ना नेचर को पे बैक किया जाए। तो बस वो जर्नी के पीछे थॉट सिर्फ ये था कि नेचर को पे बैक करना और सबको हेल्थी खाना देना। पर ये आसान जर्नी तो बिल्कुल नहीं रही होगी। आप इतने सरल तरीके से तो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ और आपने शुरू कर दिया, पर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिली इकोनॉमिक फैक्टर रिलेशनशिप्स बिल्कुल देख होते के आ हैं। जाती और है। हाँ बिल्कुल, वो स्ट्रगल एक वो स्ट्रगल रहा बिल्कुल कि आप अपनी मतलब एक फिक्स सैलरी को आप अचानक से ऐसे फील्ड की तरफ बढ़ रहे हो जहां पे, हाँ, बीइंग फार्मर शुरू से मुझे नॉलेज थी फार्मिंग की, लेकिन मैं भी सबकी तरह केमिकल फार्मिंग की तरफ ही देखा करता था कि मुझे था कि मतलब, और उस समय उसके शायद इतने कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता थे। और सब मतलब जो हमारे स्वामीनाथन जी थे उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उन्होंने एग्रीकल्चर को खराब किया। वो खराब इस तरह से किया, उन्होंने ये तो बताया कि आप केमिकल डाल के यील्ड बढ़ा सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको कहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। बिल्कुल। तो पर आपने कब सोचा कि प्राकृतिक खेती के बारे में आपको कैसे पता चला, और आपने क्या सोचा और कब आपको पता चला कि नहीं, केमिकल खेती से मुझे प्राकृतिक की ओर जाना है? इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं। केमिकल से प्राकृतिक की तरफ इस तरह से मोल्ड हुआ कि मैंने देखना शुरू किया कि जैसे मैं बता रहा था, मैं फार्मिंग किया करता था, लेकिन उस फार्मिंग के अंदर क्या होता था कि यील्ड जो है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। मतलब आपकी, आप ये समझिए कि कॉस्ट बढ़ रही थी और यील्ड कम हो रही थी।
आप जितना भी उसमें फर्टिलाइजर डाल रहे थे, उस फर्टिलाइजर को मतलब आप ये समझिए एक टाइम ऐसा आ गया था जो उसमें 1 एकड़ में 4-4 बोरी मतलब 4-4 बैग भी डाल ले गए फर्टिलाइजर के, लेकिन ईल्ड नहीं बढ़ रहा था। तो फिर रिसर्च किया गया, और रिसर्च मतलब मैंने खुद से सर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया उसके बारे में, कि मतलब वो फील्ड में ऐसा क्या है कि मतलब वो नहीं बढ़ रहा है। और मैंने ये भी देखना शुरू किया कि मेरे फील्ड के अंदर जो नॉर्मल इंसेक्ट होते हैं, जो कि फार्मर के हेल्पर होते हैं, उनका नामो निशान नहीं रह गया था। जमीन जो है वो उस लेवल की, उस तरह से मतलब आपको विजुअली दिख रही थी कि वो जमीन जो है आपकी खराब हो रही है। तो आप क्या उगा रहे थे वहां पे संदीप जी? मैं उगा रहा था वीट, मतलब शुरू में मैं वीट ही उगा रहा था, वीट उगा रहा था, मेज उगा रहा था, लेकिन वहां पे ईल्ड नहीं आ रही। अच्छा। और फिर, और ये मैं अपनी जॉब के साथ साथ किया करता था बीच में, मतलब जब टाइम लगा तो चला गया और किया वो सब। फिर एक टाइम आया जब मेरे को वो सब देखा मैंने, तो फिर अक्सर मैं बताऊं तो गांव के जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करते हैं। हम्म। तो कहीं मतलब आप ही समझिए कि मेरी दादी जी थी, उनसे मेरी बात हुई, मतलब ऐसे ही इनफॉर्मल डिस्कशन चल रही थी। तो मैंने उनको पूछना शुरू किया कि दादू कैसे किया करते थे, क्या किया करते थे, क्योंकि वो बहुत सारी स्टोरी सुनाया करती थी कि हम मतलब 10-10 12-12 क्विंटल गेहूं निकाला करते थे, 22-22 क्विंटल गेहूं निकाला करते थे, और सब हेल्दी हुआ करते थे। तो मैंने पूछना शुरू किया मतलब क्या था, कैसे था। तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जो हमारे पहले के सीड हुआ करते थे, ये जो हम मॉडिफाइड सीड यूज करते हैं, जो नॉर्मल सब फार्मर यूज करते हैं, उसका क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्शन जो है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके कम होनी शुरू है। हम्म। और जो इंडिजिनस सीड होते हैं, उनमें क्या रहता है कि वो क्वालिटी बनी रहती है। लेकिन वो क्वालिटी कैसे बन जाएगी अगर आप उसमें फर्टिलाइजर डालना, फर्टिलाइजर नहीं डालो, उसको नेचुरली यूज करो। हम्म। धन्यवाद संदीप जी। आई थिंक आपने कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा शेयर किया है। और हमारे साथ दिनेश भैया भी जुड़ गए हैं अब। आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था उनके एंड पे, तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। दिनेश भैया, आप हमें सुन पा रहे हैं? आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। संचित, कैन यू मेक हिम हाँ द जी, हाँ। को-होस्ट? ही विल बी एबल यस टू यस अनम्यूट। यस यस यस। और हेलो। साथ हाँ ही हाँ जी में, बोलिए। हाँ जी भैया, तो आप अभी फार्म पे ही दिख रहे हैं हमें तो। हाँ मैं तो फार्म पे हूँ। लाइट चली है लेकिन मैं हाँ करूँगा। अच्छा, लाइट चली गई थी तभी। ठीक है। तो दिनेश भैया के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ये प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डी हैं, और नेचुरल फार्मिंग इन्होंने काफी टाइम पहले शुरू किया था, और उनके एफर्ट्स की वजह से 2016 में इनको नरेंद्र मोदी जी ने अवार्ड किया था। और आई थिंक वो हमारे साथ अभी, मैं दिनेश भैया आप हैं ना साथ में? आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, उन्होंने एक हमें पीपीटी भेजी हुई है, मैं वो अच्छा। चला देता हूँ, सो दैट एटलीस्ट हमारा अ, संपर्क उनसे टूटे ना एक तरीके से। तो आप सभी देख सकते हैं, आई थिंक उनके वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जैसा कि अरुणिमा ने बताया कि उनको प्राइम मिनिस्टर जी से अवार्ड मिला है नेचुरल फार्मिंग के लिए, जो उन्होंने काम किया है जोधपुर में। और मैं बोलूंगा कि मैं तो उनसे पर्सनली मिलके आया था, तो जिस तरीके से वो खेती कर रहे हैं, वो खुद अपने उससे बयान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बट आई थिंक उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है अभी। नहीं, आई थिंक आ गए हैं वो अच्छा। तो। भैया आप भी थोड़ा सा बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में और प्राकृतिक खेती के बारे में। हाँ हाँ। मेरा तो जुड़ना ऐसे हुआ कि 2014 में मैं एक एडवांस कोर्स में मैं कोऑर्डिनेटर था। तो उस एडवांस कोर्स में मुझे ये कहा गया कि भाई अपन
सारी कोर्सेज होने के बाद में लास्ट में एक मीटिंग रखी स्वामी परम तेज जी ने। तो उन्होंने कहा कि हम इतना योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं सारा, उसके बावजूद भी हम बीमार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही बहुत है मेरी? अच्छे से। बिल्कुल हाँ आ जी, रही आवाज है। आ रही है? बिल्कुल। आ जी, आ हाँ रही है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ। तो उन्होंने ये मीटिंग सभी टीचरों की हुई थी। उन्होंने कहा कि भाई हम सब खाना तो शुद्ध चाहते हैं, लेकिन कोई उगाना नहीं चाहता, तो किसी न किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। तो ये आज 2014 की बात है। तो वो जिम्मेदारी मैंने, मेरे पास जमीन थी, यहाँ 2 जमीनें हैं मेरे पास। एक तो जोधपुर के पास 12 किलोमीटर पे है, और एक ये दूसरी 55 किलोमीटर पे है। यहाँ 55 किलोमीटर पे पानी वगैरह सारा था, तो मैंने इसको यहाँ करना उचित समझा। आप अनम्यूट आप हो। एक वो नेचुरल खेती नहीं कर रहा था, वो सारा केमिकल वगैरह डालता था, और ज्यादा से ज्यादा वो पानी बेचता था। फिर मैंने उसको 2014 मैंने कहा भाई अब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, आप तो जाओ आप। तो बड़ा मुश्किल से गया। वो क्या आप कर नहीं सकोगे, आप खेती बड़ी मुश्किल काम है। मैंने कहा जो भी होगा देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2014 के बाद से ये शुरू किया काम, खुद पे ही सारा दारोमदार रखा। और 2014 और 15 के अंदर मैंने नेचुरल खेती की। और उस खेती से मुझे 2015 की बात है, 2015 में ऐसा हुआ कि जो मैंने खेती की, वो गेहूं की जो हाइट होती है ना, वो नॉर्मली अपने कमर जितनी रहती है, लेकिन मेरे जो गेहूं थे, बंसी गेहूं जो मैंने किए थे, वो मेरे से ऊपर हाइट गई। तो आई वो एक थिंक फोटो भी एक हमारे पास है ना यस, संजय? हाँ आई विल शेयर दैट फोटो आल्सो, जस्ट अ मिनट। हाँ। तो वो मेरे से ऊपर हाइट गई, तो मेरे को भी बड़ी खुशी हुई, और देखने वालों को भी बहुत खुशी हुई। तो फिर इसको मैं इस पे डालता रहता था, अपने फेसबुक पे डालता रहता था। तो अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जो SSIST की टीम है, उन्होंने ये मेरे को बताया कि भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो आप है ना इसको अपने साथ में इसको हमारे SSIST से जुड़ जाओ। मैं कहा हाँ जुड़ जाएंगे, आर्ट ऑफ लिविंग से तो जुड़े हुए ही हैं, इससे भी जुड़ जाएंगे। तो मैं जुड़ गया। उन्होंने फिर मेरे से वो एक जब 2016 में WCF हुआ, तो उससे पहले उन्होंने मेरे एक क्वेश्चनरी भेजी मेरे को, 25 पॉइंट थे जिसमें। तो वो सारे 25 पॉइंट मैं पूरे करता था। और जो प्राकृतिक खेती के जो वो जो लिए जरूरी होते हैं, वो 25 पॉइंट वो मैं उससे ज्यादा मैं पूरे कर रहा था। जीवामृत बनाना, घन जीवामृत बनाना, बीजामृत बनाना, और सारे ड्रिप से इरिगेशन करना, फुहारे से इरिगेशन करना, वो सारे जो पॉइंट थे वो सारे उन्होंने मैं उससे ज्यादा ही कवर कर रहा था। उससे ज्यादा मतलब उनके 25 पॉइंट थे, मैं उससे 5 पॉइंट ज्यादा ही कर रहा था, 31 पॉइंट थे मेरे। तो उन्होंने फिर मेरे को इसमें WCF में इसके लिए सेलेक्ट किया। इसके अपने WCF में जो अवार्ड था उसके लिए सेलेक्ट किया। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग 50-55 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें से 5 लोगों को PM के सामने जाने का मौका मिला, और सबसे पहला आदमी मैं ही था। तो बड़ा अच्छा लगा। तो जब अवार्ड मिला, तो फिर मेरे पे मैंने कहा अपनी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो इसको और ज्यादा मतलब पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको बढ़ाना पड़ेगा। और मैंने बढ़ाया भी। उसके बाद 2016 में ट्रेनिंग होती है टीचर। अब टीचर बनने के बाद में मैं वो कोर्स सिखाता था। और मेरे को बड़ा मतलब मैं अब लेके टीचर वाला काम छोड़ के मैं लगा। मैं इसको नाम कर दे रखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग। फार्मिंग मतलब ये होता है कि आप बाजार से सारी जो केमिकल बाजार से खरीद के डालो। वो आप अपने दिनेश भैया, आप अपनी ना ये थोड़ा सा आई थिंक वो फिर से रिजॉइन करेंगे। तो जो वो बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि 2016 के बाद वो टीचर बने नेचुरल फार्मिंग के, और फिर उन्होंने जोधपुर के आसपास अपने खेती जहाँ करते थे उसके आसपास और लोगों को जोड़ा। और इसी के साथ वो अभी जो कर रहे हैं सारा
दिनेश भैया, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। हेलो। अभी वो जुड़ रहे हैं, हाँ आप जी। कैरी ऑन कर दीजिए। तो मैं इसी के साथ अपना दूसरा प्रश्न करना चाहूंगा संदीप जी से कि संदीप जी, जैसे आपने बताया कि आप केमिकल फार्मिंग नहीं करना चाहते थे और नेचुरल फार्मिंग की तरफ आपको जाना था। तो जब आप केमिकल से नेचुरल फार्मिंग तक तरफ गए तो आपने क्या क्या चेंजेस देखे? मतलब पहले तो आप थोड़ा सा सबको ये बताइए कि नेचुरल फार्मिंग के जो अहम जैसे दिनेश जी भी बता रहे थे 25 से ज्यादा लिस्ट है जो हमें फॉलो करनी होती है, तो उसमें जो अहम चीजें हैं वो आपने कैसे फॉलो की और क्या क्या चीजें फॉलो की और कैसे आपने क्या चेंजेस देखे अपने फार्म लेवल पर और अपने हेल्थ लेवल पर? संदीप जी। सबसे पहले संजय जी, हुआ क्या कि मतलब वो चेंजेस कैसे आने शुरू और कैसे देखने शुरू किए। जैसे मैंने आपको बताया कि सोइल को देख के पता लग रहा था कि सोइल की जो हेल्थ है वो खराब होती जा रही है। तो मैंने स्टार्टिंग में शायद एक साल भर उसमें खेत में कुछ उगाया नहीं। स्टार्टिंग के 1 ईयर में कुछ नहीं उगाया मैंने। मैंने क्या किया कि गाय, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, मैंने देसी गाय ली और उसका गौमूत्र और उसका जो मतलब गोबर होता है वो सब मैंने खेत में डालना शुरू किया। और अ, मतलब जो मैंने उसमें उगाया वो उगाया हल्दी। और हल्दी इसलिए उगाई क्योंकि हल्दी पे क्या आप अगर आपको ही पता होगा तो हल्दी के ऊपर केमिकल का इफेक्ट नहीं आता है। आप जितने भी फर्टिलाइजर डालिए, आप कुछ भी डाल रखा हो उसके अंदर, उसके ऊपर केमिकल का इफेक्ट नहीं आएगा। मतलब उसके अंदर केमिकल नहीं जाएगा। वो क्या करेगा कि मतलब केमिकल को रिप्लेट करता है। आप अभी आज भी अगर आप देखिए किसी को मतलब किसी को कुछ इंफेक्शन हो तो उसको बोल देता है हल्दी खाइए या हल्दी यूज कीजिए ताकि इन्फेक्शन कम हो। तो मैंने क्या किया कि खेत में हल्दी उगाना शुरू किया। और अ, गायें, मतलब आप ये समझिए कि अगर नेचुरल जाना है तो नेचुरल के लिए क्या होगा कि मतलब आपको कहीं ना कहीं मैन्योर तो चाहिए। आपको फर्टिलाइजर की जगह कुछ तो रिप्लेस करना पड़ेगा ना। आपको ऐसे ही इंसेक्टिसाइड के लिए कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको पेस्ट के लिए कुछ रिप्लेस करना पड़ेगा। और ज्यादातर क्या किया कि मैनुअल काम करना शुरू किया। मतलब खेत में ज्यादातर जगह पे जो इंसेक्टिसाइड की जगह हाथ से वीड निकालनी शुरू की। मतलब जहां पे भी मुझे ये हुआ कि वीड को खत्म करने के लिए वो मतलब आप समझिए कि वीड को खत्म करने के लिए दवाई डाला करते थे, वो दवाई को डालना बंद किया और उसकी जगह हाथ से मैनुअली निकालना शुरू किया। इनिशियली फैमिली वर नॉट सपोर्टिव। उनको लगता था कि मतलब सब कुछ ठीक चल रहा, तुमने सब कुछ अपनी तरफ से वो कर दिया। तो लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब हेल्थ में भी ये चेंजेस आने शुरू हुए कि आप बीमार कम पड़ना शुरू हुए। अगर आप ये देखो तो मेरी एक ये देखिए, आप ये देखिए ये क्या है। ये खेत के अंदर ही मैन्योर डाला हुआ है और ये एक साइड में ये मतलब गौशाला के अंदर ही वो बना रखा है जिसमें कि ये गौमूत्र इकट्ठा किया गया है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस गौमूत्र को कभी तो डिल्यूट करके स्प्रे करता हूँ और कभी इसका जीवामृत बनाने में यूज करता हूँ। तो ये आपने बहुत अहम चीज बोली है कि हम यहाँ पर जो भी चीज बना रहे हैं, जो भी हम अस्त्र बना रहे हैं, वो बेसिकली कीटनाशक नहीं है, वो कीट विरोधक है, वो कीट को भगाते हैं, बिल्कुल, वो आप ये मारते नहीं समझिए। है। हाँ, अभी मैंने मेज के ऊपर स्प्रे किया था। वो हो क्या रहा था कि ये जो जंगली गायें होती हैं जिनको बूंद गायें कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये जंगली गायें होती हैं जो बैन गायें होती हैं जो मतलब काफी ऊंची होती हैं, ये लोग क्या कर रहे थे, ये खेत में आके उसको मतलब मेज को खराब कर रहे थे। अब मैं कुछ और तो कर नहीं सकता था। मैंने क्या किया, मैंने ये गौमूत्र और नीम, इन दोनों को मिक्स किया और इसका स्प्रे किया है। मतलब इसको स्प्रे किया तो अब ये है कि उसकी स्मेल से वो उसके पास आने से वो हो रही है, मतलब दूर उसको हो जाते रिपेल कर रही है, पास हैं। नहीं आ रही है।
ये आप और तस्वीरें देख सकते हैं, ये नी का फार्म है, संदीप जी का फार्म है ये। संदीप जी थोड़ा बताइए इसके बारे में। हाँ, ये आपके जो राइट हैंड साइड पे है, ये हल्दी है। आप अगर ये देखिए तो ये हल्दी का जो मतलब ये जो इसकी हाइट गई है, ये इतनी है कि अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मेरे ऊपर, मतलब ये खड़े होकर फोटो खींची है मैंने इसकी। तो ये सीधा सीधा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि नेचुरल फार्मिंग का जो हम कहते हैं कि केमिकल फार्मिंग से ईल्ड बढ़ती है, वो ऐसा नहीं है। और नेचुरल फार्मिंग से दोनों न्यूट्रिशन कंटेंट और ईल्ड दोनों ही बढ़ती है, जो कि हम बिल्कुल। आपके पूरी जो फसल आपने लगा रखी है उसके से देख सकते हैं। और आप थोड़ा इसके बारे में बताइए, जो आपने पेरी फेरी पे सारे पेड़ लगाए हैं, वो एक अहम चीज है हाँ नेचुरल बिल्कुल। फार्मिंग की। आप ये समझिए कि इसके सब बॉर्डर के ऊपर, मतलब इस, आप ये देखिए इसमें सब जगह आपको ट्री दिख रहे होंगे। इसमें बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो फ्रूट के ट्रीज हैं। संजित, मैंने आपको शायद कुछ पिक्स और भेजी थी जिसमें कि हाँ ये देखिए, ये सब ये ट्री लगे हुए हैं उसके आसपास, ताकि अगर कोई बाहर से मतलब अगर आसपास के खेत में कोई केमिकल फार्मिंग यूज कर भी रहा है तो वो मेरे खेत के ऊपर इफेक्ट ना करे। तो मैं इसको थोड़ा समराइज करना चाहूंगा। जब हम नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो हमारे 4 अहम पिलर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो दिनेश भैया ने और संदीप जी ने बताया कि हमारे पास देसी गाय होना बहुत जरूरी है। अगर हम देसी गाय नहीं लाते तो नेचुरल फार्मिंग का जो पहला पिलर है वो कहीं ना कहीं चूक जाता है। दूसरी चीज जो संदीप जी ने और दिनेश जी ने बताई, वो ये बताई कि हमारे पास देसी बीज होने चाहिए। आजकल की जो खेती हो रही है वो हाइब्रिड सीड्स और अब तो जीएमओ सीड्स भी आ गए हैं। तो हाइब्रिड सीड्स और जीएमओ सीड्स नहीं, हमें देसी ही बीज चाहिए। जैसा कि उन्होंने बताया दिनेश जी ने, जब वो उन्होंने बंसी गेहूं किया। बंसी गेहूं मैं आपको बता दूं सबके लिए, बंसी गेहूं शायद हमने सुना नहीं, क्योंकि हम लोगों को आदत है पंजाब का गेहूं या एमपी के गेहूं खाने की। पर बंसी गेहूं एक ऐसा गेहूं है जो लुप्त हो चुका है, जो देसी गेहूं था, जिसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत ज्यादा होता था, फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता था, और ग्लूटेन कंटेंट कम होता था, ग्लाइकेमिक इंडेक्स उसका बहुत कम रहता था। तो दिनेश जी ने जब वो बंसी गेहूं किया तो उनकी हाइट से भी ऊपर उसकी बाली गई। तो आप समझ सकते हैं कि हम जो बात कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग का, उसका फोकस है न्यूट्रिशन पर एकड़ पे। न्यूट्रिशन पर एकड़ कैसे बढ़े, कैसे हमारा जो फसल है वो कैसे अच्छी हो, और वो उत्तम क्वालिटी की हो, और साथ के साथ यील्ड अपने आप ही आ जाती है जब हम मल्टी क्रॉपिंग करते हैं, बफर जोन बनाते हैं, और अलग अलग किस्म की खेती करते हैं। तो संदीप थोड़ा और मैं संदीप जी की जगह दिनेश जी से पूछूंगा। दिनेश जी आई थिंक है अभी। हाँ जी है। हाँ, दिनेश जी थोड़ा आप और इस पे बताइए कि आपने अपने फार्म पे, जैसे मैं आपके फार्म पर आया था तो आपने मुझे एक चीज बताई थी कि पानी का लेवल, पानी का जो स्रोत था वो भी आपने किया है। तो उसके बारे में थोड़ा आप सबको जानकारी दीजिए कि वो आपने कैसे किया, आसपास के जो आपके फार्म है वहां पे क्या दिक्कत है अभी भी, और आपके फार्म में क्या कन्वर्जन आया नेचुरल फार्मिंग की वजह से। अनम्यूट कर लीजिए आप। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कर लीजिए भैया। दिनेश भैया, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, हो गया, कर लिया हो गया। हाँ हाँ जी। हो गया, आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। आवाज आ रही है। तो हमारे घर में पानी जो आता था सिर्फ ना 10 या 15 मिनट ही चलता था, कुएं का पानी। तो इसका मैंने कहा वाटर लेवल बढ़ा है, तो मैंने खेत में एक तालाब खुदवाया, 100 बाई 100 का तालाब खुदवाया। और इसके अलावा मैंने क्या किया कि खेत में ज्यादा पानी क्या होता था, मैं 8 बाई 8 के खड्डे खुदवाए, 8 फुट गहरे, 8 फुट चौड़ा लंबा, और 8 फीट गहराई। तो उसमें 2 फीट तो बड़े पत्थर भर दिए, बोल्डर, और 2 फीट गिट्टी, और 2 फीट रेती, ये भर के मैं ये चले गए आई थिंक। मैं आपको बता उनका देता हूँ उन्होंने कैसे किया। तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नेचुरल फार्मिंग में कि हम पानी का स्रोत कैसे बनाएं, दिनेश जी ज्वाइन करेंगे तो वो कंटिन्यू करेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने खेत में ये बड़ा सा गड्ढा किया, तालाब बनाया। और वो तालाब का ये था कि ये तालाब में जितना भी पानी आएगा अपनी बारिश का, वो इसमें इकट्ठा हो सके। साथ में उन्होंने अपने पूरा जो घर था आसपास, उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पूरा सिस्टम बना रखा है इन्होंने। और ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पूरे ऊपर से, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऊपर से जा रहा है। और फिर दिनेश जी अगर आप अनम्यूट कर सकते तो आप बताइए। अ, हाँ
आप अनम्यूट कीजिए। अंशित, आप उनको को होस्ट बना दीजिए एक बार। हाँ। हाँ, वो कॉल। तो हाँ जी, वो हाँ जी, को बोलिए। होस्ट हैं। हाँ जी दिनेश जी। आ नहीं रहा मेरा। अभी आ रही है आवाज आपकी। उनका नेटवर्क इशू है थोड़ा आज। तो मैं आपको आगे बता देता हूँ कि उन्होंने क्या किया। उसके बाद उन्होंने ऐसे, आप राइट इमेज में देख सकते हैं, उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ जहां जहां वो खेती करते हैं उन्होंने ये गड्ढे खुदवाए, और इन गड्ढों में थोड़ा सा रोड़ी डाला और थोड़ा सा इसमें आसपास एक पत्थर डाला, बोल्डर्स डाले, जिससे जब पानी जाए तो पानी के साथ गंदगी ना जाए। और ये उन्होंने अपने खेत के चारों तरफ किया है। और आगे आप देख सकते हैं, अगर आप पूरा खेत देखें इनका, तो चारों तरफ इन्होंने फिर बफर जोन के लिए पेड़ भी लगवाए हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे 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 बारिश की वजह से आज इनका जो वाटर टेबल है वो इतना ऊपर है कि आसपास के जो खेत हैं वो भी उसको, मतलब वो बहुत, उनका वाटर लेवल बहुत मतलब कम है, और इनके खेत का बहुत ज्यादा है। ये आप इस एक चीज इसमें ये भी है कि जब हम देसी गाय की खेती करते हैं तो हमारी मिट्टी की जो वापसा होती है, जो उसकी मॉइस्चर को सोखने की पावर होती है, वो बढ़ जाती है। तो वो नॉर्मल कंडीशंस में भी जो वातावरण का मॉइस्चर होता है, जो वातावरण में क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी होती है, उसको भी वो रोज की रोज सोखता है और अपने वाटर टेबल को बढ़ाता है। तो सिर्फ बारिश नहीं, धीरे 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 आपका लोकल एनवायरनमेंट हेल्प्स यू टू रिकवर योर वाटर टेबल। दिनेश जी, आई थिंक उनका बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। संदीप जी, आप आपके खेत में कैसे आपने इसका पूरा किया, आप थोड़ा आप अपनी दृष्टि से बताइए। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि मैंने प्लांट्स लगाए थे, मतलब कुछ अलग, उसके बॉर्डर पे चारों तरफ। तो उसको पानी की कमी पूरी करने के लिए मैंने वहीं पे, जैसे दिनेश जी ने एक खड्डा खोदा बड़ा, ऐसे ही मैंने भी एक खड्डा खोदा था। और उसके अंदर मैंने नीचे, मतलब जो रेत होता ना, रेत, ये डाला था नीचे, और रेत के ऊपर पत्थर डाल लेते। तो अब मैंने उसकी ब्यूटिफिकेशन भी मतलब वो देखने में भी ये सुंदर लगता है, और उससे मतलब उसकी वाटर कंटेंट में भी फर्क है। और बहुत वही पानी को मैंने यूज कर रहा हूँ उन प्लांट्स के लिए। मतलब अब मुझे प्लांट में, मतलब पहले इनिशियली क्या हुआ कि मैंने वो प्लांट तो लगाए, लेकिन वाटर सोर्स नहीं था। तो मैंने अपने, मतलब आप ये समझिए कि एक एक पौधे में खुद से बाल्टी और मग से पानी धो के और उसके अंदर वो डाला है। तो उसके बाद फिर उसके अंदर क्या किया कि मतलब, अब ऑब्वियस है कि एक सीजन आता है जब गर्मी बहुत होती है। तो उससे पहले ही मैंने वो, सर्दी के टाइम पे ही मैंने वो, कि सर्दी की बारिश के पानी को स्टोर करना शुरू किया, और उस खड्डे में स्टोर करना शुरू किया। तो अब वहीं पे पाइपलाइन ऐड करके वहीं से वो, मतलब आप ये समझिए कि उसी पानी को यूज किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने कि कैसे एक नेचुरल फार्मिंग में व्यवस्था करते हैं। मैं रिपीट करना चाहूंगा, नेचुरल फार्मिंग का सबसे पहला पिलर जो कि हमारे दोनों ही किसानों ने बताया है कि हमारे पास देसी गाय बहुत जरूरी होनी चाहिए। आजकल देसी गाय का बहुत चरण चल रहा है कि जो दो नली गाय होती है, जो हाइब्रिड गायों होती है, उनको भी गाय बोल देते हैं। तो देसी गाय वो नहीं है। देसी गाय की जो एक किस्म है, उसकी मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ, जो कि दिनेश जी के फार्म पर है, और वो बहुत उसका यूज भी करते हैं उनका। तो हमारी जो देसी गाय होती हैं वो दिखने में, ये तो बछड़ा है उसका, ये और बच्चा है। हाँ ये बच्चा है। ये देसी गाय है हमारी। और इन्हीं के देसी गाय के गोबर से और गौमूत्र से हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जो कि घन जीवामृत, जीवामृत, बहुत सारे अर्क बनाते हैं। दिनेश जी आ गए हैं, तो दिनेश जी से मैं पूछूंगा कि मोटा मोटा 5-6 चीजें जो नेचुरल फार्मिंग के पिलर्स हैं उनके बारे में थोड़ा आप बताइए सबको। दिनेश जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हरी आवाज। बिल्कुल आ हाँ। रही।
तो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ केमिकल डालना नहीं है, बाजार से कुछ भी नहीं डालना है। मैं मेरे खेत में सबसे बड़ा काम करता हूँ, खेती, मेरी जो गायें हैं वो पूरे खेत में घूमने देता हूँ। तो जो गोबर और गौमूत्र करती है वो खेत में ही करती है। पानी के लिए एक और जो बाउंड्री बना रखी है, 5 फीट की एक खाल को धोई थी, तो वो छोटी हो गई, 3 फीट की हो गई। लेकिन इससे क्या हुआ कि पानी या खेत का पानी बिल्कुल बाहर नहीं जा पाता था। और देसी गाय मैं शुरू से खेती जब मैं शुरू की, मैंने देसी गाय लिया है। गाय रखी है मेरे पास में। पहले पास मेरे पास 10-11 गाय हैं, और आज सिर्फ 3 गाय हैं मेरे पास। जो 3 गाय मेरा काम कर देती है, वो काम कर देती है। और मैं जो इस्तेमाल करता हूँ, जीवामृत इस्तेमाल करता हूँ, जीवामृत इस्तेमाल करता हूँ, और अमृतम इस्तेमाल करता हूँ, और एक इसके अलावा वो आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। मैं फिर से उनकी बात रिपीट कर देता हूँ। वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी गाय को भ्रमण करने के लिए छोड़ देते हैं अपने खेतों पर, और वो वहीं पे जो भी जब भ्रमण करती हैं तो जो गोबर और गौमूत्र छोड़ती हैं वो वहीं पे फार्म पे रहता है। और उनके पास करीबन 3 से 4 गायें हैं जो कि वो अपने पूरे खेत में यूज करते हैं। हालांकि आप एक गाय से करीबन 25 से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। और दिनेश जी, आप अगर आ गए हैं तो आप इस फोटो में देख सकते हैं कि उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे लगा रखे अपने पूरे घर में। आप देखेंगे ये बड़ा सा पाइप जो है पूरे खेत में जा रहा है, और वो पीछे उनके वेल से जुड़ा हुआ है, वो जो उन्होंने वेल खोदा था। और ये आप देख सकते हैं वापस से। और दूसरी जो चीज है, एक वो अग्नि होम करते हैं। अग्नि, इसका एक बहुत अच्छा महत्व है। ये एक स्पेसिफिक टाइम पर होता है अग्निहोत्र। इसका एक पूरा चार्ट आता है जिस उस लोकेशन का, और उसी समय पे ये करना होता है। और इसकी भस्म को भी खेती में यूज किया जाता है। और फिर जैसे आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत सारे पिट खोद रखे हैं अलग अलग जगह, जहाँ पे ये अपनी खाद को डाल देते हैं। और पेड़ लगा रखे हैं इन्होंने काफी। और अगर दिनेश जी आप इधर हैं तो आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि अगर किसी को खेती करनी है, नेचुरल फार्मिंग करनी है, तो वो कैसे शुरू कर सकता है, उसके लिए पहली हाँ, चीज क्या रहेगी? पहले अगर उसके पास थोड़ी जमीन है तो 2 बीघा या 3 बीघा 5 बीघा से खेती शुरू करे। पूरे खेत में नहीं करे, थोड़े हिस्से में शुरू करे। और थोड़े से शुरू में अगर सक्सेस होता है तो उसको और इलाके को और बढ़ा सकता है। अ, और वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो जैसा वो बता रहे थे कि जब हमें शुरू करना है तो हम छोटे से हिस्से से शुरू करें, पर गाय जरूर हो। अगर हमारे पास गाय नहीं है, देसी गाय, तो हम इतनी व्यवस्था कर लें कि हमारे पास देसी गाय का ताजा गोबर और गौमूत्र जरूर आ जाए। क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ऐसी सारी चीजें बनती हैं जो कि हमारे खेत में काम आती है। दिनेश जी, अगर आप हैं तो आप बाकी आगे विस्तार में बताइए। दिनेश जी, संदीप, आप भी ये उत्तर दे सकते हैं कि अगर किसी को नेचुरल फार्मिंग शुरू करनी है, क्योंकि आप तो कॉर्पोरेट से आए हैं, और हाँ आज बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं, ऐसे कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि उनका खुद का फार्म हो। तो क्या सुझाव है आपके लिए कि वो कैसे शुरू करें? बिल्कुल, जैसे दिनेश जी ने बताया कि इनिशियली आप बहुत बड़े सेटअप को मत ये कीजिए। इनिशियली आप छोटी जगह को यूज करना शुरू कीजिए। और अगर सबसे बड़ी बात कि क्यों, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको फर्टिलाइजर का कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव तो चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। तो होगा क्या कि मतलब आपको अ, देसी गाय चाहिए, या मतलब देसी गाय आपको चाहिए, बैल चाहिए। ठीक है, बल्कि अभी तो मेरा प्लान ये भी है कि अभी जो ट्रैक्टर से फार्मिंग हो रही है ना, मुझे उसको भी थोड़ा सा वो करना है। मतलब ट्रैक्टर को भी मेरे को इलिमिनेट करना है। तो होपफुली नेक्स्ट सीजन तक ऑक्स से ये प्लॉइंग होगी। ये बहुत एक बहुत अच्छा पहलू लेके आए हैं आप, कि ट्रैक्टर की जो खेती है वो भी खत्म हो जाए। तो मैं दिनेश जी से पूछूंगा कि कैसे ऐसी खेती की जाए जहां हमें ट्रैक्टर की भी जरूरत ना पड़े। दिनेश जी।
आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। दिनेश जी शायद वीडियो बंद कर दें तो शायद वॉइस ठीक आएगी। वो एक्चुअली बहुत रिमोट एरिया में है, हाँ जोधपुर से भी आगे उनका गांव पड़ता है, और वहाँ नेटवर्क का इशू रहता है। जितने अब भी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हम अभी बस 5 मिनट में लेंगे, सारे क्वेश्चंस। आप सब अपना एक एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो किचन गार्डनिंग भी मैं सिखाता हूँ। और ये अपना सारा चिल्ड्रन का भी, किड्स गार्डनिंग वगैरह ये सब। दिनेश जी, एक क्वेश्चन जो आया है कि जैसे ट्रैक्टर की जो खेती होती है उसके क्या नुकसान है और उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं? की जगह ट्रैक्टर का यूज करते हैं। ट्रैक्टर का ज्यादा weight नहीं होता है, वो ट्रैक्टर का weight ज्यादा होता है तो जमीन डूब जाती है। तो उसकी जगह अपन delivery करते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, दिनेश जी। हाँ जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट रही है, आप वीडियो ऑफ आ कर रही दीजिए। है? वीडियो ऑफ कर दीजिए आप। हाँ, क्या आवाज आ रही है? हेलो? आपकी आवाज आ रही है, पर आप वीडियो ऑफ आवाज आ कर रही है? देंगे तो थोड़ा साफ आएगी आवाज। वीडियो ऑफ कर दी। जो वो कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं तो हमारी जमीन दब जाती है, और बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो कि उसकी वजह से वो खत्म भी हो जाते हैं, और हमारा जो सॉइल है वो सॉइल भी काफी कंप्रेस हो जाती है। सोयल दबता है, असल में सोयल दबता है। आप ये हाँ, देखिए कि ऑक्स का और ट्रैक्टर के वजन में कितना फर्क होता है। यस। तो एग्जैक्टली exactly वो इतना दबाता है कि दैट इज वन ऑफ द थिंग विच वी व्हेन वी अडॉप्ट नेचुरल। जो आपकी ऊपर जो फर्टाइल लेयर होती है, जो कि मतलब उपजाऊ जो लेयर होती है, वो ही दब जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप हल से की खेती करते हो तो हल से क्या होता है कि आपकी जो जमीन का जो मतलब वो होता है, वो जमीन इंटरचेंज होती है, मतलब सॉइल जो है सर्कुलेट होती है लॉ से। जबकि जो ट्रैक्टर उससे वो मतलब आप अगर आपने कभी ट्रैक्टर को और प्लाव को देखा हो चलते हुए, तो दोनों में फर्क ये होता है कि मतलब जो प्लाव होता है वो डीप पर जाता है एक तो, और वो इंटरचेंज करता है। जबकि ट्रैक्टर से वो इंटरचेंज नहीं होती है, ट्रैक्टर से वो सिर्फ, जहां तक मैंने देखा, वो ऊपर ही रह जाती है। और जो सबसे बड़ा इशू है वो कंप्रेशन का आता है, सॉइल कंप्रेशन। कंप्रेशन का आता है। मेरी संदीप जी आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग तो काफी लोग करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं, और केमिकल फार्मिंग का भी हमें पता है हम क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आजकल। लाइफस्टाइल डिजीजेस तो बहुत छोटी एज में शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम देखें कि जैसे आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, दिनेश जी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर रहे हैं, और आप मतलब चाहेंगे कि हमारे जो परिवार हैं वो आए साथ में, और कैसे वो साथ में आए आपके, और क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं जो कि शायद जब वो साथ में आए तो वो दूर हो सकते हैं? चैलेंजेस, सबसे बड़ा जो चैलेंज मतलब जो इनिशियल चैलेंज है वो यही है कि मतलब बीइंग फार्मर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए लोकेलिटी की। मतलब आप ये समझिए कि मैं अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ और मेरे आसपास के खेत के लोग जो हैं वो केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो आएगा ही आएगा। आप जितना भी उसको वो करने की कोशिश करिए, रोकने की कोशिश कीजिए, और फाइनेंशियली ये हेल्प हो सकती है, मतलब कहीं ना कहीं कि जो नेचुरल होगा, जो मतलब नेचुरल उगाएगा, वो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो इस चीज को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोग अडॉप्ट करें, तो आपको लगता है कि आपकी। बिल्कुल, आप ये समझिए कि अगर मैं ऑर्गेनिक को भी कंसीडर करूं साथ में, अभी लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ भी बेच रहे हैं, यस। है ना। और क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि लिमिटेड है।
जहाँ पे सब मतलब नेचुरल तरीके से उगाना शुरू करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा पूरी सोसाइटी की हेल्थ के ऊपर, नेशन की हेल्थ के ऊपर। इसमें आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट आप लेके आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का, तो थोड़ा आप बताएंगे कि केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में क्या अंतर है, और कैसे नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी डिफरेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये समझिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एक सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग फर्क ये है कि मतलब जहां भी नेचुरल तरीके से कुछ किया जाएगा, और ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है कि वो फर्टिलाइजर तो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन वो फर्टिलाइजर के सब्स्टिट्यूट डाल रहे हैं उसके अंदर। और ये शायद मैंने और आपने एक ही जगह से सीखा था, है ना, हम एक ही बैच में थे शायद। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं हाँ इसको समराइज कर देता हूँ कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो कंप्लीटली नेचर के आधारित है। हम हाँ नेचर के ही चीजों को यूज करते हुए जो फार्मिंग करते हैं उसको नेचुरल फार्मिंग करते हैं। अगर आप देखेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी मोनोक्रॉपिंग अलाउड है, बट नेचुरल फार्मिंग जब हम करते हैं हम मोनोक्रॉपिंग की बात नहीं करते, हम कहते हैं बिल्कुल। कि एक साथ सामूहिक खेती हो सके, ज्यादा से ज्यादा फसल एक ही खेत में लग सके, चाहे आपका क्या कहते हैं डाइकोट्स हो, चाहे मोनोकोट्स हो, वो साथ में लग सकें, जिससे आप ये समझिए कि एक ही खेत के अंदर आप मेज भी उगा रहे हैं, एक ही खेत के अंदर आप रौंग भी उगा रहे हैं, मतलब वो उसके लेवल को मतलब बराबर रखेगा। भुट्टा और रौंगी अगर आप एक साथ उगा रहे हैं तो उसके मतलब सॉइल हेल्थ के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके जो जो दाल के अंदर प्रोटीन होते हैं, जो उसके न्यूट्रिशन होते हैं, जो नाइट्रोजन होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म नहीं होगा। ये बहुत 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 अहम बात बोली है आपने कि कैसे नेचुरल फार्मिंग जो है वो न्यूट्रिशन बढ़ाने में सहायक है। जो हमारे खेत का न्यूट्रिशन कंटेंट है, अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो वो हम सिर्फ और सिर्फ ईल्ड पर एकड़ की बात करते हैं कि ग्रीन yield पर रेवोल्यूशन एकड़ सिर्फ कितना ईल्ड है। के ऊपर था। वो हाँ, न्यूट्रिशन वो पर सिर्फ एकड़ ईल्ड की के ऊपर बात हम था। भूल चुके हैं, और आज हाँ, अगर हम देखें तो आज जो हमें 4 सेब खाने से शक्ति मिलती है, शायद हमारे जो पूर्वज थे उनको 1 सेब से वो शक्ति मिल जाती थी। तो नेचुरल फार्मिंग का एक ये बहुत अहम हिस्सा है जो आपने अभी बोला कि वो न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशनल कंटेंट का ध्यान रखता है। इसी के साथ आई थिंक मैं थोड़ा सा विराम लेना चाहूंगा इस चर्चा पे जो हो रही है, और थोड़ा सा मैं अरुणिमा जी से बोलूंगा कि वो कैसे व्यक्तित्व के थ्रू जो एक चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं नेचुरल फार्मिंग में, वो कैसे ला रहे हैं। और उसके बाद फिर हम एक थाइना के बारे में चर्चा करेंगे, और फिर क्यूएनए लेंगे, एंड क्यूएनए के बाद हम समाप्त करेंगे क्योंकि हमारे पास 10 मिनट करीबन रह गए हैं। तो अरुणिमा जी। धन्यवाद संचित, संदीप जी। और बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा। मैं बस ये कहना चाहूंगी कि व्यक्तित्व फाउंडेशन का जो हमने इस्टेब्लिश करने का हमारा मोटो है वो 3 पिलर्स पर आधारित है। उसमें सबसे पहला पिलर जो मैं कहूंगी एनवायरमेंट और एग्रीकल्चर है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। आज की डेट में ऐसा मैंने कहा सुना था, किसी ने कहा था कि अगर हम अपने फार्मर को मिनिमम वेज देना शुरू कर दें, मिनिमम वेज के बारे में हम बात करते हैं कि मिनिमम वेजेस हमें हर व्यक्ति को देने चाहिए। और फार्मर जो सेक्टर है, फार्मिंग सेक्टर जो है हमारा, इससे बिल्कुल अलग है ना, उसको हम मिनिमम वेजेस में काउंट भी नहीं करते। वो अगर आप हम मिनिमम वेजेस अपने फार्मर को देने लग गए तो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हमारे थाली पे जो खाना है आज की डेट में। ये कितनी बड़ी बात है। 70% हमारे देश में जो इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर से है, और हमने फार्मर को ही, जो हमारा अन्नदाता है, उसके बारे में हम सोचते नहीं। इससे हमें आज लगा कि हमको अपनी जो न्यूट्रिशन वीक की शुरुआत करनी है वो हम करेंगे ही अपने फार्मर से, जो दिन रात इतनी मेहनत करते हैं और उनकी वजह से हम अपना खाना खा पा रहे हैं, इतनी आराम से हम अपने घर पे खा पा रहे हैं। पर उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो हमें नहीं पता है। आज की डेट में एक फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता? वो सिर्फ इस वजह से नहीं बनना चाहता क्योंकि उसको पता है मुझे उससे पैसा नहीं मिलेगा।
उस इतनी मजदूरी करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भी उससे मुझे पैसा नहीं मिलेगा। और यही हमारा उद्देश्य है व्यक्तित्व फाउंडेशन के साथ और थाइना हेल्दी नेचुरली के साथ, कि हम उन सब चीजों को पुनर्जीवित करें जो कि कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं। वैसे तो अब मैं कहूंगी काफी हद तक जागरूकता धीरे धीरे करके बढ़ रही है, पर फिर भी आप बिलीव नहीं करेंगे, 98% हमारे कंट्री में आज भी केमिकल फार्मिंग होती है। हर दूसरे फार्मर से आप पूछिए तो वो भर भर के यूरिया डालते हैं। उसकी वजह से हमें कैंसर होता है, उसकी वजह से हमें जितनी भी हम डायबिटीज और ये सब जो हमारे 2 जनरेशन पहले कोई जानता भी नहीं था बीपी क्या है और ये सब प्रॉब्लम्स क्या है, इसका जो जड़ है वो है जो हम केमिकल फार्मिंग आज की डेट में बड़ी आसानी से करते जा रहे हैं, है ना। तो एक जो सबसे बड़ा व्यक्तित्व फाउंडेशन का मोटो है वो है एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर पे काम करना, और साथ ही साथ एम्पावरमेंट पे काम करना, सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। क्योंकि आज की डेट में लोग कुछ दिनों के लिए कुछ काम जरूर कर देते हैं, पर उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देखते, है ना। तो हमारा सशक्तिकरण पे, स्पेशली विमेन और अडोलेसेंट बच्चे जो हैं, उनको शुरू से कैसे एम्पावर किया जाए, कि एक जेंडर पे एजुकेशन उनको कैसी दी जाए, इक्वालिटी की बात कैसी करी जाए, उस पे हमारा फोकस है। और एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन पे भी बहुत इम्पोर्टेंट फोकस ये है कि हम जैसे शहरों में रहते हैं तो हम बहुत आसानी से, कोई हमारे कार के सामने आ जाते हैं अगर बच्चे, तो उनको हम कैसे शू अवे कर देते हैं कि ठीक है तुम आ जाते हो बार बार मांगने के लिए। पर उनकी जिंदगी अगर हम करीब से देखेंगे तो ऐसे बच्चे वहां पे क्यों आते हैं वो हम जान पाएंगे। तो हमारा एक और बहुत बड़ा एम ये है कि उन बच्चों को हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ें, और वो अपना बचपन जो खो दिए हैं वो दोबारा से उसको अपना पाए और अपने एजुकेशन आगे बढ़ा पाए। और संचित, शायद मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया, आप थाइना के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि अभी जो भी बातें हुई उसमें जो निष्कर्ष है 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग पे, अगर थोड़ा सा आप हमें उसके बारे में बताएं और जर्नी के बारे में, और फिर क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल। ओपन करें। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ कि हमारे सारे किसान जो हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, और अभी जैसे दिनेश जी ने डाला कि उनके पास तो एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे बस आपको नमक लाना है बाहर से और कुछ नहीं लाना, तो उसके मॉडल के बारे में भी हम समझेंगे। एक अलग सेशन में हम दिनेश जी को बुलाएंगे जो कि वो पूरा मॉडल समझाएंगे हमें। और थोड़ा सा मैं थाइना के बारे में बता देता हूँ कि थाइना एक हमारी पहल है जहाँ पे हम जो फार्मिंग की इक्वेशन है, जो अभी अरुणिमा ने बोला कि अगर आज हम मिनिमम वेजेस देने लगे किसानों को तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो जो इक्वेशन है आज फार्मिंग की जिसमें रेवेन्यू बहुत कम है, एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं, उसको हम रिवर्स करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी अन्य व्यवसाय की बात करें तो रेवेन्यू हमेशा ज्यादा होता है एक्सपेंसेस के, बट हमारे आज की जो किसानी है, जो केमिकल किसानी है, उसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। और इसका कारण सीधा सीधा है, मुझे बीज बाहर से लाना पड़ रहा है, मुझे फर्टिलाइजर बाहर से लाना पड़ रहा है, मुझे पेस्टिसाइड बाहर से लाना पड़ रहा है, मेरा फोकस ईल्ड बढ़ाने में रहता है, मैं बार बार अपनी जो क्रॉपिंग करता हूँ मोनो क्रॉपिंग करता हूँ, मैं प्राइजेस जो है मार्केट फ्लक्चुएशंस पे रहते हैं हमारे। और दूसरी तरफ अगर हम अपनी बात करें, हमारे परिवारों की बात करें, हमारे भारतीय परिवारों की बात करें, तो आज हम देखेंगे कि हम ग्रस्त हैं। हम बहुत अलग अलग जो बीमारियां हैं उससे ग्रस्त हो चुके हैं। पहले शायद कैंसर हॉस्पिटल किसी ने सुना भी नहीं होगा, आज हर प्रदेश में हमें एक कैंसर हॉस्पिटल चाहिए, हर सिटी में एक कैंसर हॉस्पिटल चाहिए। अगर हम बात करें, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो रहे हैं। कल हमारा एक सेशन होगा जिसमें हम हमारे जो स्पीकर हैं वो बताएंगे उन्होंने कैसे अपने 50 साल की उम्र में सफेद बालों को काला किया है नेचुरल तरीके से। और ये सब चीजें जो है नेचुरल तरीके हैं, और नेचुरल तरीके से कैसे हम ये इक्वेशन भी रिवर्स कर सकते हैं इसके बारे में हमने सोचा। और इसलिए ये थाइना जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने इसका जन्म लिया जहाँ पे हम नेचुरल प्रोसेसेस की बात करते हैं, हम देसी गाय की बात करते हैं, देसी बीज की बात करते हैं, मल्टी क्रॉपिंग की बात करते हैं, 7 लेयर फार्मिंग की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान खेती करे तो उसको बाहर से कुछ ना लाना पड़े। और हम बात करते हैं कि जो हमारे परिवार हैं उनको नेचुरल तरीके से, अनअडल्टेड तरीके से वो सामान पहुंचे। हमारे बीच शेफाली जी हैं, वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं, और कल ही मेरी उनसे बात हो रही थी कि कैसे
हल्दी की प्रोसेसिंग की वजह से हल्दी का जो बेनिफिट है वो हमारे कम हो गए हैं। तो हम चाहते हैं कि नेचुरल तरीके से चीजें पहुंचे। हमारा मिशन है कि हम जो छोटे किसान हैं उन तक पहुंचे और उनको नेचुरल फार्मिंग की तरफ लाएं, धीरे धीरे करके लाएं। ऐसा ना करें कि जो उनका लॉस हो, और कैसे हम अपने परिवारों को इससे जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट किसानों को जोड़ सकते हैं। हम दो चीजों पे काम करते हैं, जो देसी बीज है, देसी अनाज है, और हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं अपने परिवारों के साथ, अपने किसानों के साथ। और जैसा कि जो एसओपीज की बात हो रही है, जो 25 लिस्ट की एसओपीज की बात हो रही है, वो हम इम्प्लीमेंट कराते हैं अपने किसानों के साथ। ये कुछ हमारे प्रोडक्ट हैं जो हम काम कर रहे हैं अपने किसानों के साथ, सोना मोती के ऊपर, बंसी के ऊपर, नेचुरल के ऊपर, काला गेहूं, काला चावल है, काला लाल चावल है, घी के ऊपर काम कर रहे हैं हम, शहद के ऊपर काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम है नेचुरल फार्मिंग का, और उसी की वजह से ये हमारा प्रोडक्शन होता है। और ये कुछ हमारी वर्कशॉप जो हमने की हैं फार्मर्स के साथ और बच्चों के साथ, हम छोटे बच्चों के साथ भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ, जो कि उनको एक सीड जा सके कि वो जब आगे एंटरप्रेन्योर्स बनने की सोचें तो वो किसानी करें। हमारा एक उद्देश्य है कि आज से कुछ साल बाद हम ये ना सोचें कि क्या सिर्फ हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या क्या सिर्फ हम सीए कर सकते हैं, लॉयर कर सकते हैं, क्या हम फार्मर भी बन सकते हैं। एक हमारा ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं जो हमने प्रदर्शनी लगाई है अलग अलग जगह। ये हमारे माननीय जो लोकसभा के स्पीकर हैं और कृषि मंत्री हैं, वो हमारे स्टॉल पर आए थे हमारे प्रोडक्ट्स देखने। और ये श्री श्री रविशंकर जी जो गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने हमारे प्रोडक्ट्स लेते हुए। तो ये सब हम कर रहे हैं, और ये सब पॉसिबल है जब हमारे किसान हमारे साथ हों, हमारे परिवार हमारे साथ हों, और यही हमारा उद्देश्य है इसके थ्रू। और इसी के साथ मैं थोड़ा सा अपने शब्दों को विराम दूंगा, और अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। और मीन टाइम मैं केजिया को बोलूंगा कि वो सर्वे लिंक शेयर कर दे सबसे। केजिया, आप प्लीज सर्वे लिंक शेयर कर दीजिए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि वो सर्वे लिंक आप जरूर भरिए, जिससे हम ये जो हमने सेशंस और ये जो सीरीज बनाई है इसको हम और अच्छा कर सकें, और अच्छे तरीके से इसको हम ला पाए आपके पास। तो केजिया प्लीज शेयर दैट सर्वे फॉर्म। ये सर्वे फॉर्म प्लीज आप सब जरूर फिल कर दीजिए। आपके चैट विंडो पर आ गया होगा ये सर्वे फॉर्म। पूनम जी का क्वेश्चन है, तो पूनम जी आप बोलिए। अनम्यूट करना होगा हाँ उनको। जी, हाँ जी पूनम जी। पूनम जी, आई हैव अनम्यूटेड यू। या सभी को मेरा नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी को। मुझे आज का ये सेशन सुन के बहुत अच्छा लगा। मुझे थोड़ा सा ऐसे गार्डनिंग का शौक है। मैंने रिसेंटली अभी एक ड्रम स्टिक का बीज लगाया सर, और करीब उसमें 2-3 इंच का पौधा भी निकल आया, लेकिन उसके बाद वो सूखता जा रहा है लगातार। आई एम रियली वरीड कि मैं उसको कैसे बचाऊं। प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए। पूनम जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें ये समझना पड़ेगा कि आपने जब बीज लगाया तो वो मतलब देसी बीज, मतलब उसका क्या कहते हैं, जो आपने गमला, जिस गमले में लगाया, जिस जगह लगाया, वो उसकी मिट्टी कैसी है, और आप उसको जैसे जो शुरू की जो कुछ दिन है वो कैसे आप उसका ख्याल रख रहे हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप मुझसे बात कीजिए। मैंने भी जी अपने बिल्कुल। आंगन में मोरिंगा के बहुत सारे वृक्ष लगाए हैं, और मैं जी बोलूंगा आपको कि वो मोरिंगा एक ऐसा वृक्ष है कि वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ता है, ओके। बहुत ही तेजी से बढ़ता है वो, और बहुत ही एक लाभदायक पेड़ है मोरिंगा। और इसके जी ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। संदीप, अगर आपने मोरिंगा लगाया है तो आप भी बता सकते हैं। अ, बिल्कुल सर। तो आप प्लीज मुझे आप नंबर आप शेयर मुझे करिए। हाँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। जी तो मैं आपको नंबर, केजी आप मेरा नंबर टाइप कर दीजिए, या हाँ यू कैन कॉल मी अप। जी आप बताइए। केजी बाकी लिंक्स भी शेयर कर दीजिए। ओके। तो पूनम जी, मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर हम ध्यान रखें तो वो सूखेगा नहीं। और उसके आसपास आपने क्या लगाया है और उसमें आप क्या डाल रहे हैं, आपकी मिट्टी कैसी है, उसके ऊपर थोड़ा डिपेंड करता है। ठीक है सर, आप अपना नंबर चैट में शेयर करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे शेयर कर दिया है नंबर। ओके सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ, तो जॉन नायक जी, आपका भी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस वजह से कई बार हमारी मिट्टी जो है वो उसको अगर हम सही से जो पॉट मिक्सचर बनाते हैं किचन गार्डनिंग में, तो किचन गार्डनिंग के लिए हमारा पूरा एक सेशन है।
जो कल भी होगा और छठे दिन भी होगा। आप प्लीज सब उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें विस्तार से हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एज अ अर्बन फार्मर हम अपने खुद के छत पर कैसे उगा सकते हैं। कल हमारे साथ शैलेश जी आएंगे जो कि इसके ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जो डायबिटीज थी, जहां उनको 40 यूनिट इंसुलिन चढ़ता था, उन्होंने अपने घर के किचन गार्डन से उसको रिवर्स कर दिया और आज वो 0 यूनिट पर है। मतलब उनको कोई इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं होती डायबिटीज में। और हमारे साथ प्रभा जी जुड़ेंगे जो कि अपने बालों के ऊपर चर्चा करेंगे, कैसे उन्होंने अपने सफेद बालों को काला किया बिना किसी शैम्पू की, बिना किसी कंडीशनर, बिना किसी कलर्स के, जो ये कलर्स आते हैं मार्केट में, और कैसे एक नेचुरल तरीके से उन्होंने वो किया, और वो कैसे किचन गार्डनिंग में मतलब जो आपके प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर सारी चर्चा होगी किचन गार्डनिंग के ऊपर। और ये कुछ लिंक्स शेयर किए हैं केजिया ने, जो कि हमारे क्या कहते हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। अगर आप सब इसको फॉलो करेंगे तो हमें थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, हमें हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा। आप प्लीज इसको प्लीज जरूर शेयर कीजिए। और कल भी सब जैसे कल का जो, हाँ जी, मैं कह रही थी बालकृष्ण जी शायद कुछ पूछना चाह हाँ रहे जी, थे। हाँ जी, अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लीजिए। बालकृष्ण जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर एक दो चीज मुझे पूछना है। हाँ जी, हाँ जी। जो प्राकृतिक खेती हम शुरू करेंगे, क्या उससे उत्पादन लागत बढ़ेगी क्या? सर वही बात हो रही है अभी। दिनेश जी ने भी बताया कि एक ऐसा मॉडल है जहां सिर्फ आपको नमक लाना है बाहर से और आपको जी कुछ नहीं सर। लाना। दूसरा और सर, इसका एक सुना तरीका है, है कि, सिस्टमेटिक तरीका है सर इसका। हाँ सर, दूसरा सर, प्राकृतिक खेती करने से कहते हैं कि 1 साल तक प्रोडक्शन गिरता है, ऐसा कुछ है क्या? आई थिंक नहीं, संदीप जी ऐसा बात नहीं है। करेंगे। संदीप जी ने तो प्रैक्टिकल किया है। संदीप जी। ऐसा नहीं है, प्रोडक्शन नहीं गिरेगा सर, बल्कि आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। नहीं सर, कुछ लोग लेकिन कहते हैं आप, कि जमीन जो है हैबिचुअल हो गई है रासायनिक खेती। सर हैबिचुअल बिल्कुल हो गया, तो आप ये समझिए कि अगर हैबिचुअल हो गया तो हैबिचुअल सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि मतलब कि आपने, अगर वो पहले एक बोरी ले रही थी तो अभी एक बोरी लेगी, नहीं, वो हैबिचुअल हुई जी, है ज्यादा के लिए। ज्यादा के। ठीक है, और वो अच्छा। ज्यादा के आप, और एक टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब आप जितनी ज्यादा डाल लेंगे उसके बाद उसमें कुछ नहीं उगेगा। वो अच्छा टाइम आ सर, चुका एक, है, गेस संदीप। वो टाइम आ चुका है असल में। सर 2 पॉइंट और हैं। एक तो सर जो 25 पॉइंट है ना खेती के, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, वो आप डालिएगा ग्रुप में। वो संचित डाल देंगे। जी। और सर बालकृष्ण जी, एक, सारे पॉइंट पे एक एक पॉइंट पे एक एक सेशन हमने प्लान किया है, क्योंकि वो सर ऐसे हम तैयार हैं सर। ऐसी चीज नहीं है कि हमने डाल दिया तो आप कर पाएंगे। तो हमने एक एक पॉइंट पे एक एक सेशन प्लान किया हुआ है, और ये 7 दिन की सीरीज के बाद वो सेशन शुरू होंगे। जी सर। तो बिल्कुल हमारा यही विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े इस नेचुरल फार्मिंग से। और आपका एक और क्वेश्चन था। सर एक जो स्लाइड भी दिखाते हैं ना सर, हाँ जी, हाँ जी। वो हिंदी में होनी चाहिए प्लीज सर। सर बिल्कुल सर, वो कोशिश रहेगी कि हम उसको हिंदी में भी बनाएंगे आपके लिए। क्योंकि सर बात तो किसानों तक पहुंचनी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया। एक क्वेश्चन आया हुआ है टर्माइट का, लीना जी का। लीना जी, जो दीमक है ना, दीमक से प्यारा कोई कीट नहीं है। हम जो शहरों में रहने वाले हैं ना, वो टर्माइट वो ढूंढते रहते हैं उसके सॉल्यूशन। पर मैं आपको बता दूं, दीमक से प्यारा कोई कीट नहीं है। वो आपकी सॉइल को मतलब उसके, उसकी हेल्थ को ठीक करता है असल में। सर आपका कहने का मतलब वो लाभकारी है? दीमक, सर आप ये समझिए, एक पिरामिड देखा होगा आपने कि ह्यूमन सबसे ऊपर है और बाकी सब नीचे हैं। जी। देखा है ये फूड पिरामिड? ये बिल्कुल गलत पिरामिड है नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं उनके लिए। मैं बाकी साइंटिस्ट की बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत क्या कहते हैं डिबेटेबल वो हो जाएगा। बट जो नेचुरल फार्मिंग करते हैं वो स्फेयर में बिलीव करते हैं। स्फेयर मींस अ नेचर सर्कल, एवरीबडी इज कंट्रीब्यूटिंग टू एवरीबडीज लाइफ। तो जितने भी कीट हैं, अभी जब संदीप जी से भी हमारी बात हो रही थी, जितने भी कीट हैं नेचुरल फार्मिंग में, सब शत्रु कीट या मित्र कीट है। तो कोई किसी का शत्रु है, कोई किसी का मित्र है। किसी फसल में कोई कीट शत्रु है, किसी फसल में कोई कीट मित्र है। ये जी। अगर हमने समझ लिया तो हमने नेचर को समझ लिया। नेचुरल फार्मिंग एक आध्यात्मिक फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग एक स्पिरिचुअल फार्मिंग है सर। और उसमें बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम शायद बिलीव भी ना करें।
आपके खेत में चूहे भी होने चाहिए और आपके खेत में सांप भी होने चाहिए। बहुत अच्छी सर बात है। सर मैं अभी ये बात कहने ही वाला था कि हमारे पुराने समय में हमारे दादा कहते थे कि जिस खेत में चूहे जो मिट्टी निकालते हैं ना सर बाहर, बिल्कुल। वो बारीक बारीक मिट्टी होती है। कहता हाँ, उस वैसी जब मिट्टी खेत में पनप जाएगी तो फसल बहुत अच्छी होगी ऐसा मैं वही बोलते तो कह रहा हूँ, जिस खेत में आपके खेत में चूहे भी होने चाहिए और आपके खेत हैं। और में सांप भी होने सांप भी चाहिए, होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए ना सर। चूहे बड़े ना सांप बड़े। आज तो सर सब कुछ मर गया, खेतों में कुछ बचा ही नहीं है। सर इतना उसी के लिए नेचुरल फार्मिंग, उसी के लिए इतना नेचुरल फार्मिंग पेस्टिसाइड को है आप सर, बस। लेके आइए। आप ये समझिए, जब मैंने शुरू किया था मेरे खेत में केंचुए तक नहीं दिखा करते थे, और आज आप मिट्टी को यूं उठाओ उसमें केंचुए, आपको मिट्टी ज्यादा केंचुए दिखते हैं। सर केंचुए और गिजाई, हाँ, हाँ, केंचुआ और गिजाई दो चीज होती थी सर पहले खेतों में। बिल्कुल। नेचर का प्रोटेक्शन देखिए सर गिजाई को, वो ढेरों में पैदा होती थी। 2 दिन तक जब तक वो चल के पेड़ पे नहीं चढ़ जाए छोटे छोटे पौधों पे, तब तक बारिश नहीं होती थी सर। सर मैं आपको एक ऐसी चीज लोग बताऊंगा, बताते थे कि 2 दिन बारिश नहीं होगी अभी। आपको एक चीज बताता हूँ, आप हैरान हो जाओगे। नेचुरल फार्मिंग में एक वक्त ऐसा आता है कि आप बीजों को बस यूं स्प्रे कर दोगे ना, तो आपकी जी फसल हो अपने आप आ जाएगी। जाती आपको है। जुताई की जरूरत नहीं है, आपको ये क्या कहते हैं गुड़ाई की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक वक्त आता है, आपका खेत मतलब आपकी सॉइल ऐसी हो जाती है कि वो खुद से उपजाऊ हो जाती खुद है। खुद वो प्यार देती है आपको। मतलब धरती को माँ बोला गया है तो उसका एक कारण है, गऊ को माँ बोला गया है तो उसका एक कारण है। उसको सिर्फ माँ, सिर्फ हमारे टेक्स्ट में वैसे ही नहीं बोला गया। माँ की जो उपाधि है वो उपाधि सबसे बड़ी है और वो एक कारणवश दी गई है। सर उपलों की राख और गोबर सॉरी, मैं बीच में और इंटरवीन कर रही हूँ क्योंकि मिला के मुझे सर वो एक छिड़कते थे क्वेश्चन और खेतों में। है। हाँ जी, हाँ जी, जेनुबिया सिद्दीकी जी, आप अपना सवाल पूछिए। और एक लीना जी का भी क्वेश्चन है, उसके हाँ बाद जी, आप लीजिएगा। हाँ जी जेनुबिया जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, एम आई ऑडिबल? यस यू आर। जी जी सर, मैं अभी आप आपकी जो अगर वीडियो डिस्कशन ऑन सुन कर रही लेंगे हूँ। तो मैम बहुत अच्छा रहेगा। आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके सर, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली सिग्नल कम है सर, इसलिए मैंने वीडियो ऑफ कर रखी थी, सजेस्ट भी करा था किसी ने। हेलो। हाँ जी मैम। जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मेरे मम्मा के घर में मलबरी का ट्री था, उसमें हाँ जी, टर्माइट लग गई तो वो ट्री पूरा खत्म ही हो गया। इनफैक्ट उसे कटवाना पड़ा, हाँ जी, क्योंकि वो जो टर्माइट थी फिर वो धीरे धीरे बाकी जो सॉइल थी उसमें भी फैलती जा रही थी। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। उसे कंट्रोल करना तो जरूरी है ना, फिर देखिए मैं वरना तो इसका वो आंसर आपको आपकी देता फसल भी हूँ। खराब हो जाएगी। टर्माइट जो है, हर 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 कीट का एक सिद्धांत है, वो सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है। जो 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 दीमक है उसका सिद्धांत है वो मरी हुई चीज को खाता है। इट ईट्स द मरी हुई चीज को। मरी हुई ओके। चीजों को खाता है वो। संदीप जी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। तो वो मरी बिल्कुल। हुई चीजों को खाता है और उसका सिद्धांत ये है कि अगर कोई फसल खराब हो गई है तो उसको खत्म कर देता। तो अब इसका हमें कारण समझना पड़ेगा कि आपका जो मलबरी का पेड़ है वो खराब होना क्यों शुरू हुआ, वो क्यों मर गया। उसका कारण दीमक नहीं थी। उसका दीमक तो कारण दिमाग था ही दीमक तो नहीं। मरने के बाद आई है। जब वो सूखा है उसके बाद वो दिमाग लगा होगा उस उस पे। पे पेड़ पे सर शहद के छत्ते भी लगते हैं, मतलब बीज जो है, आग अपना आप छत्ता भी लगा समझिए, दी। आप पूरा उसका एक, हाँ, अगर मैं आप, मतलब ये जानना चाह रही हूँ कि वो मरा क्यों। वो उसके बहुत सारे तो कारण हो सकते हैं। उसकी, आपकी जो अच्छा। मिट्टी है उसकी मिट्टी की क्या कंडीशन रही, उस मिट्टी पे क्या डाला गया, उसके साथ और क्या, मतलब अब हम उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। पर उसका हाँ, ये आंसर नहीं है कि दीमक की वजह से वो पेड़ मर गया। नहीं, पेड़ मर गया इसलिए दीमक लग गई। ओके, आप देखिए इसको और फाइन सर। समझिए। घर में हमारा फर्नीचर होता है और उसको हम डेली यूज करते हैं, और उसको अगर हम डेली मूव करते रहे या यूज करते रहे तो कभी दीमक लगती नहीं है। पर अगर कोई चीज स्टैग्नेंट हो जाती है, if it is not being used for a long period of time, then you can see colonies of termites being developing on that particular furniture. ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। And then there are many other ओके। factors also. But what we are trying to say is, when you talk about natural farming ecosystem, all these things are taken care of by nature force, by the combination of, you know, the mitra and the shatru, the good pest and the bad pest, right?
they interact in such a way that you can't even imagine. Sandeep ji, Yes, that I understand that each organism is equally important in the ecological cycle. That I understand, sir. Thank you. लीना जी आप कुछ बोल रहे हैं? लीना मैम की आवाज नहीं आ रही है। Okay, I want to ask a question that कि जब हम suppose कभी कभी सोचते हैं कि नई मिट्टी डलवा दे, you know, how does it impact the productivity of the land? क्योंकि नई मिट्टी आती है, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि उसको कहीं और से लाया गया है। सो पहले तो आई पर्सनली फील कि उसे जुदा किया गया है कहीं से। सो कहीं वो शायद मिस कर रही है मिट्टी, क्योंकि आई हैव अ वेरी स्मॉल प्लेस, लीना तो जी, मैंने थोड़ी मिट्टी डलवाई, उसके बाद से ना मेरी उपज कुछ आई, तो मैंने तो छोड़ ही दिया। लीना मैम जी, डिपेंड ये करता है कि वो मिट्टी जो आपने मतलब कहीं से ट्रांसपोर्ट करवाई उसकी हाँ, हेल्थ कैसी थी। वो नहीं पता। हाँ तो फार्मर मैम तो हमेशा यही बोलता वो है भी डिपेंड मैम करता है। दिक्कत वही है। हाँ, दूसरी चीज इसमें ये भी है कि आपने लेवलिंग के लिए डलवाई होगी मिट्टी, राइट? हाँ 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 हाँ, तो हम यहाँ पे जब लेवलिंग की बात करते हैं, देखो नेचुरल फार्मिंग का एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है मैम। अगर आप सीधा जाएं और आपने बोला कि मैंने तो देसी बीज डाल दिए पर मेरी तो खेती नहीं हुई, मेरी तो फसल नहीं हुई, तो हमें समझना पड़ेगा कि उसके साथ आपने और क्या क्या किया। कई लोग क्या करते हैं, वो दो नली गाय मतलब हाइब्रिड काऊ ले आते हैं क्योंकि वो मिल्क ज्यादा देती है, और फिर उसके गोबर से खेती करते हैं और बोलते हैं हमने तो गाय के गोबर से खेती की है। नहीं, आपने गाय के गोबर से खेती नहीं की। हमारे जो सिद्धांत है, हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का सिद्धांत है, उसके हिसाब से देसी गाय, लोकल गाय वही उत्तम गाय है। और उसी के मेरे पास गाय वाय तो बिल्कुल नहीं है, मेरे को नहीं लगता मैं कभी टेक केयर कर पाऊंगी। बट व्हाट शुड आई डू? मैं सोच रही हूँ कि फावड़े से इंस्टेड ऑफ अ ट्रैक्टर, फावड़े से उसको थोड़ा आप कहाँ उगल करते हैं? आपके घर में ही आप करते हैं? हाँ है, मतलब सिस्टर इन लॉ का है वो, साथ ही हम मैम लोग तो थोड़ा सा कितना कर प्लेस लेते है हैं। मतलब। इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसके ऊपर हमारे मॉडल्स हैं जहाँ पे आपको कुछ ओन नहीं करना, and we have a model around that we will take care of your things and how that can be systematic in nature. Okay. ठीक। किसी और का एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से जॉन जी का है जी कि ये गुड़ाई क्या होता है? गुड़ाई एक मतलब एक प्रोसेस है जिसमें हम मिट्टी से वीड्स और ये सब निकालते हैं और उसको वापस ऊपर करते हैं मिट्टी को। संदीप जी आप थोड़ा बता सकते हैं, बालकृष्ण जी कर रहे हैं तो वो भी थोड़ा बता सकते हैं। हाँ गुड़ाई असल में आप ये समझिए कि बेसिकली उस केस में होता है जहाँ पे आपने कोई प्लांट कोई क्रॉप उगाई, और वो क्रॉप जैसे सब्जी उगाई, आपने बेसिकली सब्जी उगाई या फिर आपने हल्दी उगाई, ठीक है, आपने अरबी उगाई, जिसके प्लांट हैं अलग अलग, और उसके आसपास आपको पता है कि उसकी जो मतलब उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो मैन्योर आप डाल रहे हो, वो बाकी वीड्स वीड्स होते हैं मतलब कोई और खरपतवार ना ले जाएं, तो आप क्या करते हो मैनुअली उसको निकालते हो, और उसके आसपास की मिट्टी को आप ये समझिए कि बदलते हो और उसको पोला करते हो ताकि उसकी जो मतलब वो सस्टेन रह सके। और एक और बात, आप अरबी या मक्की को आप देखिएगा कि उसको स्पोर दी जाती है, जब वो जितनी बड़ी होती जाती है उसको स्पोर देनी शुरू की जाती है। वो स्पोर मिट्टी की दी जाती है ताकि वो कुछ मतलब तूफान आए, आंधी आए तो गिरे ना, क्योंकि वो गिरेंगे तो एक गिरेगा तो सब साथ गिरेंगे, उसके लिए गुड़ाई। मुझे लगता है बालकृष्ण जी कुछ बोलना चाहते हैं। बालकृष्ण जी आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर ये निराई गुड़ाई जो है, जो पेड़ लगाया गया है या पौधा लगाया गया, सब्जी लगाई गई है, उसके आसपास में खरपतवार उग जाते हाँ जी, हैं। बिल्कुल सर। ठीक है सर, उसको इसीलिए जो है पानी लगातार देना बैन होता है, एक दिन छोड़ देते हैं। हमारे जैसे संडे बैन किया गया, तो संडे को वो सूख जाएगा, फिर उसको गुड़ाई करेंगे, खुदाई करेंगे चारों तरफ से, ताकि जो उसमें आपने जो नेचुरल खाद डाला है या कुछ भी डाला है तो वो सीधा पौधे को मिले, खरपतवार ना उठा ले जाए। एक तो ये कारण है सर। और गिजाई जो है सर, वो केचुए की बहन है। किसी ने सवाल किया था कि गिजाई क्या है, मैंने आप गिजाई लिखेंगे ना सर गूगल में तो भी वो दिखा रहा है फोटो उसके। ये निराई गुड़ाई इसलिए होती है सर कि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। असल में गुड़ाई इसलिए होती है कि आपने वो जो मिट्टी है वो
सख्त हो गई है, मैं उसको इसमें थोड़ा सा हाँ वो करना मैं इसमें एक चाहिए। चीज लाना चाहूंगा कि नेचुरल भुरभुरी हो जाती है सर, फिर पानी देते हैं ना तो जो उसकी रेत बनता है ना, गाद, वो नीचे जाके पौधे को फायदा करता मैं इसमें एक चीज ऐड करवाऊंगा कि जब हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो एक वक्त ये भी आता है कि आपको निराई गुड़ाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। है। चलिए सर, ये भी देखेंगे। और ये बिल्कुल। बहुत एक एक ऐसी स्टेज है जो आपको, मैं तो गया हूँ, बहुत सारे किसानों से बात भी की है, और ऐसे ऐसे किसान हैं जो उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। और आई थिंक एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये डीडीटी और इसके ऊपर इतना मतलब व्हाई देयर इज सो मच सो मच नॉइज अबाउट इट, राइट? सो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो ये कंपनीज बेच रहे हैं वो क्यों बेच रहे हैं, है ना? तो वो इसका मतलब सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि भाई उनका जो रेवेन्यू है, उनका जो बॉटम लाइन है वो बढ़े। वो कब बढ़ेगा? वो जब बढ़ेगा जब फियर होगा। फियर पैनिक क्रिएट होगा। होगा। फियर इस चीज का होगा कि आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी अगर आप डीटीटी नहीं डालोगे। किसान को क्या कहते हैं, आज देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आज किसान के पास देसी गाय ही नहीं है। आज अगर जो भी हमारे किसान परिवार से हैं, आप देसी गाय कितने कम परिवारों के पास देसी गाय है। और आप देखिए हमारे पास कम से कम मतलब 800 से ज्यादा प्रजातियां होती थी देसी गाय की। आज 40 से 55 प्रजाति रह गई। सिर्फ देसी गाय की आप चावल कितनी सारी प्रजाति हुआ करती थी, गेहूं चावल, कितनी सारी प्रजाति हुआ करती थी, लोकल लेवल पर ही हर हर 10 चने किलोमीटर की, में प्रजाति बदल जाती। दाल की, हर चीज की प्रजाति हुआ करती थी अलग सर अलग। सबसे अभी बेस्ट देसी गाय की प्रजाति जो है बेंगलोर आश्रम में है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो उनको बोलते हैं गोपाल कुछ नस्ल, ऐसा बोलते हैं उनको। हाँ मैं जी, भी हाँ एडवांस को, मैं भी टीचर हूँ सर उधर से, योगा का। हाँ जी। तो तो वहां जो गायें देखने को मिलती है वो नेचुरल और अपनी देसी गायें हैं सर, गोरे कलर की हैं। बहुत और बहुत है बालाकृष्ण हैवी जी, हैवी है सर। लोकल लेवल पे। अभी मैं आंध्र प्रदेश गया था, तो वहां पे जो गाय है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, कि वो तो बहुत अलग किस्म की गाय है, छोटी है, नाटी है थोड़ी, और उसका जो कुंभज है वो भी छोटा रहता है। तो वो देसी गाय है वहाँ की। मैं अभी क्या कहते हैं नीलगिरीज में गया था। नीलगिरीज की आप गाय देखोगे तो इतनी प्यारी गाय है वो, और वो देख के ही आपको लगेगा अरे वहाँ की, वो पहाड़ों की है, वो वहाँ के उसके वातावरण के हिसाब से उसने अडाप्ट किया हुआ है अपने आप। अ- असल में क्या होता है, जो जहाँ का लोकल, जो लोकल ब्रीड होती है वो लोकल ब्रीड ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ सेटल हो जाएगा। एडजस्टमेंट होती अभी इन्होंने चावल की बात की, तो एक किसान से मैं मिला था जिन्होंने करीबन 45 किस्म के चावल की वैरायटीज दिखाई थी, जो उन्होंने अपने खेत पे की है नेचुरल तरीके से। 45 types of this. And I have one pic where a person has almost 30 varieties of rajma. हाँ बिल्कुल। किसान वो ट्राइबल उससे आते हैं, उनके पास 30 से ज्यादा वैरायटीज है राजमा की। हमने तो एक दो राजमा सुने होंगे अपने, जो राजधानी। 100 ग्राम की। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो शायद हम धीरे 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 इसमें चर्चा करेंगे इस सीरीज में। और मैं आपसे कहूंगा सबसे कि अब इसी के साथ हम विराम लेते हैं। आशा करता हूँ सबने सर्वे फॉर्म भरा होगा। केजिया सर्वे फॉर्म एक बारी फिर से डाल दीजिए, और सारे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स फिर से डाल दीजिए केजिया। और मैं आशा करता हूँ सब प्लीज उसको सर्वे फॉर्म को डालिए, क्योंकि हमें उससे पता लगेगा कि हम कैसा कर रहे हैं। और सर्वे आप, फॉर्म ग्रुप में है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, ये फॉर्म अभी डाला है केजिया ने, ये फॉर्म आप प्लीज सब भर दीजिए। और सोशल मीडिया लिंक भी डाल दीजिए केजिया फिर से। और हमारा नंबर भी डाल दीजिए, अरुणिमा जी का और मेरा, अगर किसी को रीच करना है हमें तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और कल का सेशन हमारा लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम नेचुरल किचन गार्डन से कैसे रिवर्स कर सकते हैं उस पे रहेगा। तो हम थोड़ा सा ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसकी डिटेल्स और लोगों तक जरूर भेजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, सोसाइटी वगैरह के उस पे डाल सकते हैं। और सेशन खत्म करने से पहले एक बार मैं चाहूंगी सब लोग आंखें बंद करके जो है हमारे जितने भी अन्नदाता हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी खुशी के लिए उनको आशीर्वाद दे तहे दिल से। वो इतना जो ब्लेसिंग, काम कर रहे हैं, ब्लेसिंग। है ना, उनको ब्लेसिंग दे कि वो अपने जीवन में प्रॉस्पर करें, फले फूले, है ना।
आंखें बंद कर लेते हैं और मैं कहती हूँ और आप मन ही मन इसको दोहरा सकते हैं। अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव, अन्नदाता सुखी भव। उनके जीवन में खुशहाली, शांति और प्रॉस्पेरिटी बढ़े। धन्यवाद। मैं बंद कर रहा हूँ सेशन। धन्यवाद। थैंक Okay, यू sir. एवरीबॉडी। कल मिलते हैं सर। कल मिलते हैं 7